हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथीगण। आप सभी का लक्ष्य स्टडी ग्रुप के हार्दिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वह 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को होने वाला है। तो इसमें जितने भी 2024 में प्रीवियस ईयर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि इसमें साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, जिसमें साइंस का आपको 40 गो क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा जाता है। तो जो प्लेटफार्म बुक है उसी का जो आपको जितनी भी शिफ्ट में 2024 में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे और एक शिफ्ट का क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलने का काम करेगा, इसीलिए अच्छे से समझिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है, तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है उसको प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। किससे? प्रोटॉन की संख्या से। परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जे थॉमसन। फिर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। तो याद रखिएगा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जब ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगा? तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे कि mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो m का मान दिया हुआ है 5, g का मान दिया हुआ है 10 और h का मान दिया हुआ है 5। तब 5 5 25 और 10 कितना हो गया? 250। तो कितना हो जाएगा इसका? 250 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 जूल हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। इसीलिए अपवर्तनांक जो है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और कोई भी बीमा नहीं होता है। तो 3 नंबर तक क्वेश्चन यही था। आगे समझते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्रमशः CH3 CO CH3 और C2H5OH यौगिक के लिए सही आयुपेशिक नाम क्या होगा? तो CH3 CO CH3 का जो नाम होगा उसको प्रोपेनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको प्रोपेनॉन बोलेंगे, प्रोपेनॉन बोलेंगे। और C2H5OH है, इसका नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। C2H5OH को एथेनॉल बोलेंगे और CH3CO CH3 को प्रोपेनॉन बोलेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट होता है? तो सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जो विशिष्ट होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। कौन होता है? तंत्रिका कोशिका। आप लोग पढ़े होंगे तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन होता है वही जो होता है वो सूचना पहुंचाने का काम करता है। जिसे देखिए न्यूरॉन का जो ये चित्र होता है तो यही जो होता है वह सूचना पहुंचाने का काम करता है। तो तंत्रिका कोशिका होगा। कौन होगा? तंत्रिका कोशिका। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियां की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरूवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरूवेट का जो परिवर्तन किया जाता है वो लैक्टिक एसिड में होता है। किस में होता है? लैक्टिक
एसिड में होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है और दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है, और अवायवीय श्वसन भी दो प्रकार के होता है, एक अल्प मात्रा में ऑक्सीजन और एकदम नहीं एगो में ऑक्सीजन मिलता है। तो जो अल्प मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और जो एकदम नहीं ऑक्सीजन रहता है उसमें एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। तो लैक्टिक एसिड वही है कि वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और इसी के वजह से जो धावक होते हैं उसके शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है, मांसपेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न होता है, यही लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। तो आप लोग याद रखिएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या समझिएगा। 7वां नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपका कथन सही है कि किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर G×m1m2/r² होता है। तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी को व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन, मतलब मुक्त रूप से हवा नहीं रहेगा, मुक्त रूप से जब गिरेगा तो उसमें उसका गिरने में किसी वस्तु का अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समझिएगा कि गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? हानि पहुंचाता है। फिर है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक पदार्थों द्वारा विघटित हो जाते हैं, या गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो ये दो और 3 जो है गलत है। ये पहला बोल रहा है, ये सही है कि गैर निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? हानि पहुंचाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नियत बल 4 न्यूटन 2 kg द्रव्यमान की एक डिब्बे पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है। इसकी आरंभिक वेग इतना है, तो डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा। तो डिब्बे का जो अंतिम वेग हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? F का मान दिया हुआ है और G का मान, M का मान दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अंतिम वेग निकालने के लिए पहले तो त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण बराबर कुछ होता है, F बराबर होता है M में। F बराबर क्या होता है? M में। तो F का मान दिया हुआ है 4 न्यूटन, M का मान दिया हुआ है 2, और यहाँ से A निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब जब A 2 आ गया तो इसके बराबर आप पढ़ेंगे त्वरण बराबर A बराबर V-U/T होता है। तो A कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। V का जो मान दिया हुआ है इसका आरंभिक वेग दिया हुआ है, तो आरंभिक वेग बोलते हैं U और अंतिम वेग को बोलते हैं V। तो अंतिम वेग निकालना है V माइनस आरंभिक वेग कितना है? 2, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 दूनी के 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9 का। तो 9 का जो आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। 10 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और v वेग वाली वस्तु की v की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितना हो जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा? 200। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है ना। अब आगे समझिए 11 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समझेंगे कि कह रहा है कि यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक होता है। यूवी विकिरण जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर किया जाने वाला यूवी विकिरण का उत्पाद होता है।
वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी। तो ये जो 2 और 3 नंबर जो कह रहा है ऑप्शन, ये दोनों जो है सही है कि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर किया गया कार्य वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है और वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता में घटने लगी थी। तो कहने का मतलब आपको पता है कि ओजोन जो परत है, तो ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरण को आने से रोकता है और ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और दूसरा जो कह रहा है कि वो जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता में घटने लगी थी, यह बात सही है। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए, जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम हो जाता है। ये बात जो है सही है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करते हैं। तो ये बात गलती कह रहा है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका अंगूठा के नियम का प्रयोग करते हैं। फिर सी कह रहा है कि यदि हम धारा की दिशा को उलट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होता है। मतलब सी और डी सही बोल रहा है, ए भी सही कर रहा है, बी जो कह रहा है वो गलती कह रहा है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है, उसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर होता है। तो इसका आप उस पे फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 जूल हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा जीवाणुधानी में विषाणु का निर्माण होता है। तो किस में होता है? तो ये जो होता है राइजोपस में होता है। किस में होता है? राइजोपस में होता है। राइजोपस जो होता है बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का निर्माण करके राइजोपस जो है प्रजनन करता है। फिर आगे 15 नंबर समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर कह रहा है कि एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अभिक्रिया का जो उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है और एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन समझिए। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है? तो कौन छोड़ता है? तो ये जो होगा जठर ग्रंथियाँ होगा। कौन ग्रंथियाँ होगा? जठर ग्रंथियाँ होगा। जठर ग्रंथियाँ का pH मान कितना होता है? 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। और जठर ग्रंथियाँ जो निकलता है कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। 17 नंबर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है तो 17 का जो आंसर होगा कि ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है। तो ठोसों की सीमाएं जो होती है अस्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट होती है। फिर ठोस का आयतन स्थिर होता है। ठीक है कि क्योंकि ठोस के आपको पढ़े होंगे ठोस के गुणधर्म के बारे में। तो ठोस का आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। ठोस जो होता है उसका घनत्व उच्च होता है। ठोस का क्वथनांक और द्रव्यनांक दोनों उच्च होता है। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस को गर्म करने पर प्रसार होता है और ठोस को ठंडा करने पर संकुचन होता है। ठोस में उदरपातन का गुण पाया जाता है। ये सब ठोस की विशेषता है, उसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है?
तो ऑक्सीजन और फास्फोरस की जो परमाणुकता होता है, ऑक्सीजन का होता है द्विपरमाणुकता और फास्फोरस का होता है चतुर्परमाणुकता, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और फास्फोरस को K4 लिखते हैं, तो इसीलिए O2 है एक मतलब द्विपरमाणुकता है और K4 है एक मतलब चतुर्परमाणुकता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो मिश्रण का उदाहरण है वायु। वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। जैसे आपको पढ़े होंगे कि तत्व जो होता है एक परमाणु से मिलकर बना होता है, यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, और मिश्रण जो होता है बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो कह रहा था कि कौन मिश्रण है, तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। जल जो हो जाएगा एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा, आयरन जो होगा एक प्रकार का तत्व हो जाएगा, नमक जो होगा एक प्रकार के यौगिक होगा। अब आगे समझिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है। तो अभी आपको ठोस का हम विशेषता बताए, देखिए इसमें कौन सा होगा आंसर, कि ठोसों का कोई निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा निश्चित आयतन नहीं होता है। तो ठोसों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा भी होता है, लेकिन निश्चित आयतन कह रहा है तो गलती बोल रहा है कि निश्चित आयतन भी होता है। फिर कह रहा है कि ठोस एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा 19 के, तो 19 के जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, कि ठोस का केवल निश्चित आकार होता है लेकिन स्पष्ट सीमा नहीं होता है। तो 19 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का कितना होगा, सी हो जाएगा। समझिएगा 19 का नहीं 20 का ना है, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो 20 का क्वेश्चन का हो जाएगा बी, क्योंकि ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है। तो 20 नंबर हो गया। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम। कौन होगा, पोटेशियम। जैसे आप लोग जानते होंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरे जो होता है पोटेशियम होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, ऐसे करके होता है सक्रियता श्रेणी। और नीचे से होता है सबसे नीचे प्लेटिनम होता है, उसके बाद सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। ये सब याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे। तो प्रमुख लक्षण कौन पाए थे, तो वह बौना पौधा और गोल बीज। बौना पौधा और क्या पाए थे, गोल बीज। बौने पौधे और गोल बीज। आगे हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देता है। तो फेरस सल्फेट जो है वियोजित होकर केवल फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है। फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है। फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है। फेरस सल्फेट वियोजित होकर केवल फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है। फिर कह रहा है आगे 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर होता है। तो विकल्प जो होता है 1 ओम के बराबर होता है। तो 25 का आंसर होगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। 1 वोल्ट 1 एम्पियर। आगे आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को याद रखिएगा। 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा कितना, 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 25 नंबर नहीं मिल रहा था, काउंटिंग इसलिए गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। फिर 25 नंबर याद रखिएगा कि पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर समानता ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियाँ और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो 25 का जो आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन। जैसे आपको पढ़े होंगे प्रकाश अनुवर्तन होता है, जलानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है, रसायन अनुवर्तन होता है। ये 4 प्रकार के क्रिया होता है। तो गुरुत्वानुवर्तन जो होता है वह पृथ्वी के जड़ में गति के लिए होता है,
और प्रकाश अनुवर्तन जो होता है, जो पेड़ पौधे प्रकाश की दिशा में जो झुक जाता है वह प्रकाश अनुवर्तन के कारण होता है। और बीजों में जो अंकुरन होता है वो रासायनिक अनुवर्तन के कारण होता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन समझिए। उत्तक में कठोर और मजबूत बनाता है तथा पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो मजबूती जो कठोर होता है वह कौन सा उत्तक होता है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो स्क्लेरेकाइमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्क्लेरेकाइमा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे उत्तक जो होता है सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है, जो स्क्लेरेकाइमा, कैलोनकाइमा और पैरेन्काइमा होता है। तो स्क्लेरेकाइमा जो होता है सबसे कठोर होता है। स्क्लेरेकाइमा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। और पैरेन्काइमा जो होता है और कैलोनकाइमा, तो कैलोनकाइमा जो होता है लचीलापन होता है, उसके कारण पेड़ पौधे में क्या होता है? लचीलापन होता है। और पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है उसमें वह जीवित होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है? जीवित होता है। और स्क्लेरेकाइमा और कैलोनकाइमा जो उत्तक होता है वह मृत होता है। कैलोनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा क्या होता है? मृत होता है। तो 26 नंबर समझ में आ गया। 27 नंबर समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से किस जीव को समानता ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है किसको? तो ब्रेड मोल्ड जो कहा जाता है राइजोपस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइजोपस को, जो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन करता है, तो यही जो है ब्रेड मोल्ड राइजोपस को कहते हैं। 27 समझिए। 28 के समझिएगा। कह रहा है कि पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। तो पत्तों की बाह्य त्वचा में क्या पाए जाते हैं? तो पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं रंध्र। क्या पाए जाते हैं? रंध्र। यही रंध्र को खुलने और बंद होने के, जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर गोविंदराजन प्रदानाभ को। प्रोफेसर गोविंदराजन प्रदानाभ को किया गया है। अब आगे समझिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 30 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ये है विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे देखिए कौन कौन अभिक्रिया होता है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें दो को मिलकर एक का निर्माण करेगा, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें दो यौगिक का आदान प्रदान होगा, मतलब उसके जगह पर दूसरा, उसके जगह पर दूसरा आएगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। और विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखिए जैसे लोहा था और कॉपर सल्फेट था, तो लोहा जो है कॉपर से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए फेरस ने कॉपर को हटा दिया, और फेरस ने कॉपर को हटा दिया तो फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया, तो ये वो विस्थापित हुआ ना, तो इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 31 नंबर समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र को दर्शाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। इसको बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना। CaO को क्या बोलते हैं? बिन बुझा हुआ चूना। इसको कली चूना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा। 32 नंबर कह रहा है कि जूल में 1 किलोवाट का मान क्या होता है? तो जूल में 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 33 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 21 के। 3 गुने 10 के पावर 21 के। 34 नंबर कह रहा है फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस परमाणु की जो परमाणु संख्या होता है, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। फास्फोरस कितना नंबर पर है? 15 नंबर पर है। 16 नंबर पर कौन है? सल्फर है। 16 नंबर पर कौन है? सल्फर है। 17 नंबर पर कौन है? क्लोरीन है। 17 नंबर पर क्लोरीन है। और 14 नंबर पर कौन है? सिलिकॉन है। 14 नंबर पर सिलिकॉन है। आगे समझिएगा 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद 50 न्यूटन है तो वस्तु पर डाला गया दाब क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना दिया गया है? बल जो दिया गया है 50, तो दाब बराबर होता है बल 50 बटा कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका दाब निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो 35 का कितना आंसर हो जाएगा? कैट होगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 पास्कल। कितना हो जाएगा? 500 पास्कल। 36 कह रहा है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 37 का निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को परिघटना से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित कौन नहीं है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कौन? तो देखिए, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, ये गलती हो जाएगा। अब पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति और नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति A7 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को दर्शाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम जो होता है F बराबर G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर, जिसे G जो है गुरुत्वीय नियतांक है, G का बड़ा G का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और G का वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11, याद रखिएगा। 38 कह रहा है कि पादप कोशिकाएं अपने अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उसका आकार बदलता है। तो पादप कोशिका में जल की मात्रा को अवशोषित करने के बाद उसका आकार बदल सकता है। 39 नंबर समझिए क्या कह रहा है। साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जलरागी सिरा। तो साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जलरागी सिरा क्या होता है? तो साबुन के अणु का जल विरागी और जल रागी जो सिरा होता है वो होता है क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। हाइड्रोकार्बन के साथ भी अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो साबुन के अणु का जल विरागी जो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया, और जल रागी जो हो जाएगा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन मृत होते हैं? तो नारियल के छिलके, और नारियल के छिलके में ही स्क्लेरन काइमा उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण वो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और यह जो होता है मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। तो आप लोग को 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो आपको टेक्नीशियन ग्रेड के 3rd का क्वेश्चन था। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग अगला सेट में मिलेंगे कल, तो ऐसे ही बने रहिएगा। आपको हम डेली एक सेट, अभी टेक्नीशियन जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको हम एक सेट करवाते जाएंगे। यहाँ से जो भी फैक्ट है उसको हम बताते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।